नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। और ये पोल्ट्री फार्मिंग में बेसिकली हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे मुर्गी का पालन होता है। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग में देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है इसमें, पोल्ट्री फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड मेनली फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। बेसिकली ये जो पोल्ट्री फार्मिंग किया जाता है जहाँ पे बड़े लेवल पे मुर्गियों को पाला जाता है, और वो बेसिकली पालने का दो ही पर्पज़ होता है। पहला तो अंडा मिल जाना और दूसरा आपका मीट, है ना, यही चीज़ के लिए है। क्या चिकन का इस्तेमाल और आप किसी चीज़ के लिए करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यही दो चीज़ों के लिए मैंने कि पोल्ट्री फार्मिंग करने का मेन मकसद ये हमारा दो चीज़ होता है, पहला एग और दूसरा आपका मीट मिल जाए। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन यानी कि असील, इंडियन मतलब असील, एंड फॉरेन मतलब लेगहॉर्न ब्रीड्स फॉर वैरायटी improvements are focused on to develop new varieties for the following desirable traits। याद रखिएगा यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली वो बात आपको हम बताने जा रहे हैं। ये मतलब ये हमने एक मतलब यहाँ पे ना मेरे तरफ से कुछ नहीं है, जो एनसीईआरटी में लिखा गया उसको हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ना क्रॉस ब्रीडिंग क्या जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि एक लिया जाएगा इंडियन मुर्गी को और एक लिया जाएगा विदेश की मुर्गी को। ठीक है, इंडियन का बात करें तो असील मुर्गी का ये नाम मतलब अलग अलग प्रजाति है। हम लोगों को भले ही नाम पता नहीं है, लेकिन जो मुर्गी का पालन करते हैं ना उनको पता रहता है कि कौन से मुर्गी का कौन सा प्रजाति है ना। तो बात करें इंडियन का, तो इंडियन से लिया जाता है असील। ठीक है, और फॉरेन का बात करें तो वो लिया जाता है लेगहॉर्न। ठीक है, ये दो अलग अलग प्रकार के मुर्गी को लिया जाता है और इन दोनों को आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब आपस में रिप्रोड्यूस करवाया जाता था कि अपने बच्चों को जन्म दे। और ये क्यों करवाया जाता है, इसके पीछे वैरायटी मतलब अलग अलग प्रकार के रीजन्स हैं, ताकि अच्छा सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि हमको एक नया वैरायटी का मुर्गी मिल सके। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि, और इसमें ये भी देखेंगे कि जैसा होता है जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इससे हमको फायदा क्या है। पहला इसमें है नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। देखो, जब हम लोग एक इंडियन मुर्गी और एक विदेश की मुर्गी को आपस में रिप्रोड्यूस करवाते हैं तो ऑब्वियस ये बात है जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसका यानी कि जो नया मुर्गी का जन्म होगा, ऑब्वियस ये बात है उसमें कुछ अलग ही गुण होगा। तो उसका क्या होगा, नंबर और क्वालिटी दोनों अलग होगा। यानी कि हो सकता है कि कुछ नंबर में उसका इंक्रीज हो जाए। यदि कोई मुर्गी एक दो बच्चे देती है हो सकता है वो 3-4 बच्चे दे दे, और उसका क्वालिटी भी अलग होगा क्योंकि दो अलग अलग प्रकार का है। उसके बाद आता है ड्वार्फ ब्रॉयलर। इसका मतलब होता है चिकन फॉर मीट। याद रखिएगा इस बात को, यानी कि वैसे चिकन जो हम लोग बेसिकली मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट फॉर कमर्शियल चीक प्रोडक्शन, मतलब देखो हम लोगों को लगता है ना जो हमारे मार्केट में चिकन आ रहा है वो अंडा भी दे सकती है, देती है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको पता है आप जो चिकन खरीदने के लिए जाते हो अक्सर आपको क्या मिलता है, मुर्गा या मुर्गी? अच्छा, अक्सर ना ज़्यादातर मार्केट में जो आता है वो मुर्गा आता है। मुर्गी क्यों नहीं आता पता है? क्योंकि मुर्गी को रखा जाता है अंडा देने के लिए, तभी तो हमारा उसका प्रोडक्शन हो पाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो किया जा रहा है आपस में क्रॉस ब्रीडिंग, वो पहला तो नंबर और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, दूसरा होता है ड्वार्फ ब्रॉयलर यानी कि हमारे पास कमर्शियली बड़े लेवल पे बेचने के लिए चिकन भी आ जाए। ठीक है, अगला है आपका समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग आप करवा रहे हो, एक नया मुर्गी जन्म लेगी तो वैसी बात है उसमें कुछ तो खासियत होगा, और वो जो खासियत है बेसिकली समर में भी आराम से वो जी सके और ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वहाँ पे वो ज़्यादा मतलब लंबे समय तक टिक सके, इसीलिए हम लोग करवाते हैं। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हमको मतलब कि मेंटेन करने के लिए जो ज़रूरत है वो हमको कम देना पड़ेगा, मतलब कि समय कम देना पड़ेगा। रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विथ एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग इसलिए भी करवाते हैं ताकि जो चिकन प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कम हमारे लगी डाइट को इस्तेमाल करेगा, और ऑब्वियस बात है डाइट को कम इस्तेमाल करेगा तो हमारा पैसा क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये ऐसे 5 रीजन्स हैं जिसके वजह से हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग आपस में करवाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं उसके पीछे का क्या 5 या फिर मतलब क्या रीजन है, क्यों करवाते हैं, तो आप ये 5 कारण लिख सकते हैं। पहला तो ये कि उसका नंबर और क्वालिटी दोनों बढ़ सके हमारा। दूसरा ये कि हमको बड़े लेवल पे मार्केट में मिल्क मतलब कि बड़े लेवल पे मार्केट में मीट प्राप्त हो सके, उसके लिए हम लोग करवाते हैं। तीसरा ये है
कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर प्रकार के मौसम में वो सर्वाइव कर जाए। चौथा ये है कि उसको मेंटेन करना कम पड़े। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें खर्चा कम पड़े, उसका खिलाने पिलाने का जो खर्चा है वो बिल्कुल क्या पड़े, कम पड़े। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए ये 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हो गया हमारा। अगला है आपका एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। याद रखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रॉयलर चिकन्स आर फीड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ। देखो ब्रॉयलर चिकन का ना सिंपल सा मतलब होता है वैसा चिकन जिसको हम लोग अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो पोल्ट्री फार्मिंग में भी जो फार्मर होते हैं वो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जो अंडे देने में ज़्यादा सक्षम है उनको अलग रखते हैं, और जो बेसिकली मीट के लिए है, जिनका इस्तेमाल मीट के लिए किया जा सकता है, उनको अलग रखते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली ब्रॉयलर चिकन होते हैं जिसको कि मीट के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग विटामिन से भरा एकदम सामान खिलाते हैं ताकि वो ग्रोथ करेगा, तभी तो हम लोगों को चिकन अच्छा मिल पाएगा, ठीक है। आगे दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पजेज, यानी कि उसको हम लोग बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद यानी कि पालन पोषण उसका होता है पोल्ट्री फार्मिंग में, और होने के बाद फिर हम लोग उसको मार्केट में मीट के पर्पज के लिए बेच देते हैं, यानी कि भेज देते हैं। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है। ये भी कहने का मतलब यहाँ ये है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो, चिकन आपका ग्रो करे, आपका मुर्गी जो पोल्ट्री फार्मिंग है ग्रो करे, ऑब्वियस ही बात है मैनेजमेंट आपको अच्छा रखना पड़ेगा। वहाँ पे गंदगी बिल्कुल नहीं चलेगा, और मुर्गियों में बीमारी जल्दी फैलता है, तो वहाँ पे आपको साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आगे दिस इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है, हाइजीनिक कंडीशन साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, एंड कंट्रोल डिजीजेस एंड पेस्ट। और सबसे बड़ी बात, कहीं पे कीड़ा मकोड़ा ना हो, कहीं पर कोई बीमारी ना हो, इसका भी ध्यान वहाँ पे विशेष रूप से रखना पड़ता है। आगे द डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर इज विटामिन इज रिच इन विटामिन प्रोटीन एंड फैट। तो जो डेली भोजन दिया जाता है मुर्गियों को खाने के लिए, वो जो भोजन है बेसिकली वो बहुत ही प्रोटीन विटामिन फैट इन सबसे भरा रहता है। देखो क्योंकि वो लोग खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में आएगा, उसको मीट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, और यदि वो अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो जो मीट जो आदमी खाएगा उसको अच्छा भोजन मिल पाएगा, प्रोटीन मिल पाएगा, ठीक है। आगे द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज हाई इन द पोल्ट्री फीड्स। बचपन वाले क्लास में लोग पढ़ते थे ना विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी, उसी प्रकार से हमारा विटामिन ए और विटामिन के जो है इन पोल्ट्री फार्मिंग में जो भोजन खिलाया जाता है इनको, उसमें बहुत ज़्यादा हाई रहता है विटामिन ए और विटामिन के। तो विटामिन पोल्ट्री बर्ड सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेज caused by virus, bacteria, fungi, parasites as well as from nutritional deficiency and sanitation। तो खास करके जो पोल्ट्री फार्मिंग में हमारे बर्ड्स होते हैं बेसिकली चिकन, उनमें बीमारी बहुत जल्दी फैलता है, चाहे वो वायरस से फैले, बैक्टीरिया से फैले, फंगी से, पैरासाइट से, या फिर न्यूट्रिशन में कमी हो जाए, या फिर साफ सफाई में कोई कमी हो जाए, इस वजह से वहाँ पे बीमारी बहुत ही जल्दी फैल जाता है। तो वहाँ पे विशेष रूप से इसका ध्यान रखना पड़ता है। Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious diseases and reduce loss of poultry farm। सोचो पोल्ट्री फार्म में जो चिकन बेसिकली हमारे होते हैं उनको भी वैक्सीन दिया जाता है, और ये हकीकत है, इसलिए दिया जाता है ताकि उनका लाइफ बढ़ सके और वो एक हेल्दी जीवन जी सके, अच्छे से अंडा देगा, अच्छे से चिकन के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया पोल्ट्री फार्मिंग, और उसके अंदर जो चिकन बेसिकली है मतलब कि जो मुर्गी है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका फिश प्रोडक्शन। चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फिश प्रोडक्शन में क्या खास बात है। फिश प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है किस चीज़ का पालन करना, मछली का, और ये भी ना बहुत अच्छा बिजनेस का सोर्स है, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें ना मान लीजिए आपके घर के पीछे में यदि आपके पास ज़मीन है, उसमें एक तालाब खोलो या फिर गड्ढा कर दो कुआं जैसा, और उसमें मछली दे दो, पालते रहो, उसको मार्केट में निकाल के बेचते रहो। ये बहुत अच्छा सोर्स है बिजनेस का, ठीक है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मछली का ऐसा मतलब मछली का प्रोडक्शन, मछली का बिजनेस इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है इसको। सिंपल सा क्या करना है आपको, पानी है, पानी में मछली रख दो, उसको बस समय समय पे अनाज देते रहो, बड़ा हो गया निकाल के मार्केट में बेचते रहो। इसमें ना टेम्परेचर का उतना झमेला नहीं होता क्योंकि पानी में रहना होता है सिंपल सा। तो मछली का एक बहुत अच्छा हमारा साधन हो सकता है। देखते हैं क्या है इसमें। फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। देखो हम लोगों का प्रोटीन अलग अलग चीज़ों से मिलता है,
मछली भी है उन चीज़ों में एक है जिसमें से हमको प्रोटीन मिल जाता है और बहुत ही सस्ता भी होता है। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स दी फाइन ट्रू फिश, जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं, जेली फिश आ जाएंगे, स्टार फिश आ जाएंगे और फिर हमारा सिल्वर फिश आ जाएगा। एज वेल एज सेलफिश, सेलफिश में क्या आएगा आपका, प्रॉन्स, मोल्यूसेस, क्रैब्स एंड स्नेल्स, ये सब हमारे आ जाएंगे सेलफिश में। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि दो प्रकार का यहाँ पे फिश का बात हुआ आपका। पहला फाइन ट्रू फिश जिसमें जेली फिश, स्टार फिश और सिल्वर फिश आते हैं, और आपका सेलफिश में प्रॉन्स, मोल्यूसेस, क्रैब्स और स्नेल्स आ जाते हैं। ठीक है, देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। अब दो तरीका है जिससे हम लोग मछली का अपन मतलब मछली को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे दो तरीके हमारे पास हैं। पहला है कैप्चर फिशिंग, दूसरा है कल्चर फिशिंग। दोनों मिलता जुलता वर्ड लगभग लग रहा होगा। देखते हैं क्या है। पहला कैप्चर फिशिंग देखते हैं, इसमें क्या है, व्हेन फिश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इट इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। बात समझ आई किसका, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आपको मछली कहाँ से मिले, नेचुरल रिसोर्स मतलब कि नदी से मिल जाए, समुद्र से मिल जाए, जो कि नेचुरल है, जिसमें किसी ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं कैप्चर फिशिंग। और इसका जैसे उल्टा होगा कल्चर फिशिंग। कल्चर फिशिंग क्या है भाई, द व्हेन फिश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश फार्मिंग इट इज कॉल्ड कल्चर फिशिंग। मतलब मान लीजिए हमने एक तालाब खोदा, तालाब में हम मछली पाल रहे हैं, तो वहां से जो मछली मिला वो क्या कहलाएगा, कल्चर फिशिंग कहलाएगा, क्योंकि वो तो हमने खुद फार्मिंग किया ना उसका। लेकिन यदि मान लीजिए नदी से लेके आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, कैप्चर फिशिंग कहलाएगा। ठीक है, आगे, दस फिशिंग कैन बी डन बाय बोथ कैप्चर एंड कल्चर फिशिंग। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मछली का पालन है वो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली जो कैप्चर फिशिंग होता है ना, उसमें हम लोग पालन नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे उसका जन्म होता रहता है। जैसे नदी में क्या आप मछली का पालन करते हो? नहीं, वो तो ऑटोमेटिक है आपका। लेकिन पालन करते कहाँ से आप? कल्चर में करते हैं, कल्चर फिशिंग में। लेकिन प्राप्त तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, है ना। आगे अगला है आपका, दी वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो मछली हमारा दोनों जगह रह सकता है, समुद्र में भी रह सकता है यानी कि सी वाटर में भी, या फिर आप चाहो तो नदी या फिर तालाब में भी आप इसको रख सकते हैं, और रहता भी है भाई बेसिकली। 10 फिशिंग कैन बी डन इन बोथ मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। तो मछली का बेसिकली जो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं मछली, वो दोनों तरीके से कर सकते हैं, मरीन से भी और फ्रेश वाटर से भी। मरीन मतलब सिंपल सा समुद्र से, सॉल्ट वाटर से, और फ्रेश वाटर मतलब नदी से, तालाब से, पोखर से, यहाँ से भी हम लोग मछली प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर मरीन फिश क्या होता है, फिशरीज, और एक और आएगा आपके पास अभी फिलहाल इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज का मतलब बताइए जरा, जो हम लोग अपनी नदी इस समय करते हैं। देखो इसमें ना वर्ड छुपा इनलैंड, जो कि लैंड के बीच में कहीं कहीं पे होता है, जिससे समुद्र नहीं, आपके नदी हो गया, तालाब हो गया, पोखर हो गया, ये सब आपका। चलिए इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे मरीन फिशरीज के बारे में। इंडियाज मरीन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड द डीप सीज बियॉन्ड इट। हमारे इंडिया का जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन मतलब जो समुद्र के बगल बगल में हमारा स्टेट है, उसका पूरा लेंथ 7,500 किलोमीटर है। और इन सभी जगहों पर क्या हो सकता है, मछली का प्रोडक्शन हो सकता है और होता भी है भाई। कभी आपको जाने का मौका मिले, गुजरात चल जाओ, महाराष्ट्र चल जाओ, गोवा चल जाओ, और खास करके यहाँ पे समुद्र के बगल में जाना, मछली वहाँ पे बड़े लेवल पे मारे जाते हैं। ठीक है, आगे, और ये तो बेसिकली समुद्र के किनारे का जगह का बस बात हुआ है। बहुत बड़े बड़े मछुआरे तो समुद्र के बीच में भी जाके मछली मारते हैं, बड़े बड़े, है ना। आगे, पॉपुलर मरीन फिश वैरायटीज इंक्लूड पॉम्फ्रेट, मैकेरेल, ट्यूना, शार्डिन्स एंड बॉम्बे डक। ये मछली का अलग अलग नाम है, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, और ये सब बेसिकली आपको समुद्र में मिलते हैं। अगला, मरीन फिश आर कॉच यूजिंग मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स। अब देखो मछली पकड़ने का ना जो जाल होता है, यानी कि जो नेट है, वो अलग अलग प्रकार का होता है। किसी में होल छोटा छोटा होता है, किसी में बड़ा बड़ा होता है, इस तरीके का भी, यानी कि जाल बेसिकली इसका अलग अलग प्रकार का आता है। और इसमें जो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लोग फिशिंग बोट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बोट पे अपना जाल रखते हैं और नदी में या फिर समुद्र में जाते हैं, उसको फेंक के मछली को पकड़ लेते हैं। फिश प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश इन द ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड इको साउंडर्स। अब देखो फिश का प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हैं,
यहाँ पे कहा गया है लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश, क्या मछली का स्कूल खोलना है क्या? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है आपसे कि समुद्र में आप एक ऐसा लोकेशन सेट कर लो जहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम लगा दो कि वहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो सके। जैसे यहाँ पे कहा गया है, पहला तो आप सैटेलाइट से देख सकते हैं, सैटेलाइट से आप देख लो कि मछली कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे आप जाके मछली का पालन कर मतलब पकड़ लो उसको। या फिर इको साउंडर, यानी कि समुद्र में आपको लगता है कि यहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में मछली आ सकता है, तो वहाँ पे ना अलग अलग प्रकार का डिवाइस भी आता है, मतलब कि इक्विपमेंट आता है जिसको वहाँ पे आप फिट कर दोगे तो वो बेसिकली एक ना साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है और उससे पता चल जाता है मछली को कि यहाँ पे कुछ अलग चीज़ हो रहा है, तो मछली वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। जैसे जैसे आप एक काम करो ना, कभी भी ना आप नदी में जाना, बोट पे बैठ जाना और बीच नदी में जाके आप कुछ भी मतलब खाने पीने का सामान वहाँ पे गिरा देना, जल्दी मछली वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ना वो सुनाई दे देता है कि कुछ तो यहाँ पे यूनिक हो रहा है, तो जल्दी पहुँच जाती है वो। और उनका एक स्मेल भी होता है जो उनको सूंघ के वहाँ पे तुरंत पहुँच जाती है। तो कहने का मतलब समुद्र में भी आप मछली का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, या तो सैटेलाइट का इस्तेमाल करके जो कि तुरंत बता देगा कि हाँ मछली कहाँ पे है, और दूसरी बात वहाँ पे इको साउंडर का इस्तेमाल करके, यानी कि ऐसा इक्विपमेंट जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है समुद्र में, पानी में, और उससे मछली इकट्ठा हो जाती है एक जगह पर। ठीक है, आगे। सम मरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर आल्सो फार्म्ड इन सी वाटर। अब देखो समुद्र में मछली तो हर प्रकार के हैं, लेकिन हर मछली का जो प्रोटीन देने का सोर्स है वो अलग अलग है। किसी में प्रोटीन कम होता है तो किसी में प्रोटीन ज़्यादा भी होता है। तो ये सब बेसिकली कुछ ऐसे मछली भी हैं हमारे पास जिनको मार्केट में महंगे दाम में बेचते हैं लोग, तो किसी को सस्ते दाम में भी बेचते हैं। दोनों प्रकार का मछली आपको मिल जाता है समुद्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्लूड्स म्यूलेट्स, वेटकी, पीएल स्पॉट्स, प्रॉन्स, म्यूशेल्स, ऑयस्टर्स एंड सीवीड। ये कुछ ऐसे मछली के नाम हैं जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल के साथ साथ बहुत महंगा भी होता है। ठीक है, आगे। और इन सब में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन मतलब कोई कमी ही नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ऑयस्टर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फ्रॉम द पील्स दे मेड। ऑयस्टर जो होते हैं यानी कि जो मछली का जो प्रजाति है, इनको वहाँ से भी प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, आपने देखा होगा पील्स मतलब कि मोती के अंदर से भी मछली निकलता है ना, तो वहाँ से भी मिलता है आपका, तो दिक्कत नहीं इसमें। मतलब मोती होता है, बहुत ही चमकदार होता है, उससे भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑयस्टर्स का। अगला आपका है इनलैंड फिशरीज। अभी तक आपने पढ़ा केवल किसके बारे में? मरीन फिशरीज के बारे में, जो कि समुद्र से आपको मिल सकते हैं। अगला है आपका इनलैंड फिशरीज, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।